जिस कहानी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह घुसपैठिए कहानी संग्रह के क्रम की अंतिम कहानी है, लेकिन बेहद संजीदगी से भरी हुई और मार्मिक। स्वयं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी आत्मकथा जूठन के खंड 1 में इसके ऊपर सविस्तार चर्चा की थी कि किस तरह ये कहानी उन्होंने सरिता के पत्रिका के संपादक को भेजी थी, लेकिन वहां से कोई माकूल जवाब नहीं मिला और 10 वर्षों तक वह इस कहानी को छपने का इंतजार करते रहे। लेकिन सरिता पत्रिका के संपादक ने ये कहानी नहीं छापी और 10 साल बाद भी यही कहा कि यदि इंतजार करने की और हिम्मत हो तो कुछ समय और इंतजार करें। उस वक्त ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने ये बात कही थी कि साहित्य के भीतर भी एक अदृश्य सत्ता होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इंसिडेंट्स याद होंगे जूठन आत्मकथा खंड 1 के। तो ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। बेहद मार्मिक कहानी है और इसमें आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की बदसलूकी कुकृत्य को दिखाया गया है। बतौर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस महकमे की धज्जियां उड़ाई गई हैं। शायद इसीलिए इस कहानी को छापने से रोका गया था, क्योंकि ये व्यवस्था के नंगेपन को उजागर करती है। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बेहद संजीदा और मार्मिक कहानी है। मैं चाहूंगी कि आप इसे उतनी ही संजीदगी और मार्मिकता के साथ सुनें। मेरी कोशिश रहेगी कि बिना किसी विवेचना के सपाट कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है बतौर श्रोता आप लोग इसकी विवेचना करने में स्वयं सक्षम हैं। कहानी का शीर्षक है जंगल की रानी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अंतिम सांसें गिन रहा था सोमनाथ। एक एक सांस लेने के लिए वह पीड़ा की भयानक राहों से गुजर रहा था। आंखों के सामने कमली का चेहरा धुंधली छाया की तरह बार बार आ रहा था। शायद कमली का चेहरा ही उसे मौत से जूझने का संकल्प दे रहा था। पिछले 2 दिन की घटनाएं रह रहकर उसे व्यथित कर रही थी। उसकी स्मृति में उनकी कठोर मुद्राएं ताजा हो उठी थीं। वे उसकी ओर बहुत तेजी से लपके थे। जब तक वे संभल पाता वे भूखे लकड़ बग्घों की तरह उस पर टूट पड़े थे। उनके हाथों में लोहे की चेन और डंडे थे। एक चेहरे को उसने अनेक बार पुलिस वर्दी में देखा था। गौरतलब है, एक चेहरे को उसने अनेक बार पुलिस वर्दी में देखा था। उस पर वार करने वाले जो लोग थे वे सादा कपड़ों में थे, लेकिन उनमें से एक के पुलिस वाले होने की वह पुष्टि करता है। अक्सर गांधी चौक के पास के पुलिस थाने में उसकी ड्यूटी रहती थी। उसे अच्छी तरह पहचान लिया था सोमनाथ ने। इस ख्याल से ही उसकी रगों में दहकते जंगल का एहसास भर दिया था। दहकते जंगल का, क्योंकि जंगल राज इसे कहा जाएगा, जहां प्रशासनिक अधिकारी खुद ही नियम तोड़ते हैं। सुबह की ताजा धूप के साथ ही खबर पूरे शहर में फैल गई थी। सोया सोया सा शहर अचानक जाग गया था। रेलवे लाइन के पास पड़ी आदिवासी युवती की लाश ने शहर को झकझोर दिया था। माहौल में शंकाओं आशंकाओं के बादल घिर आए थे। लाश एक कीमती साड़ी में बेतरतीब से लिपटी हुई थी। भीड़ की फुसफुसाहट धीरे धीरे शोर में बदलने लगी थी। किसी भी समय भीड़ बेकाबू हो सकती थी। पुलिस ने भीड़ का रुख देखते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। खबर मिलते ही सोमनाथ घटनास्थल पर पहुंच गया था। वहां से अस्पताल की ओर निकल पड़ा था, जहां पोस्टमार्टम के लिए लाश को ले जाया गया था। अस्पताल में भी भीड़ का वही हाल था। नागरिक कृति समिति के कार्यकर्ता सक्रिय थे। जितनी मुंह उतनी बातें। सोमनाथ लाश को निकट से देखना चाहता था। पुलिस भीड़ को हटाने का प्रयास कर रही थी। लाश के चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही उसकी धमनियों में रक्त जम गया था। चेहरे की नसें खिंच गई थीं। पूरे जिस्म पर चींटियां रेंगने लगी थीं। अंदर ही अंदर आंख का गोला उठने लगा था। कल ही तो उसने इस युवती को जीते जागते देखा था। जंगल की रानी सहसा उसके मुंह से निकल पड़ा था।
वह उसे देखता ही रह गया था। सोमनाथ को लगा था जैसे जंगल का फूल शहर में आकर भी अपनी सुगंध बनाए हुए था। मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध उसके चेहरे पर चमक पैदा कर रही थी। गहरा श्यामल रंग भरा पूरा शरीर, चेहरे पर ताजगी। उसने जंगल की इस रानी को कैमरे में उतार लिया था। लाश के इंतजार में बैठे बूढ़े आदिवासी पर सोमनाथ की नजर पड़ी, जिसकी आंखें पथरा गई थी। भीड़ में किसी ने बताया था वह बाप है उस युवती का। अभी अभी गांव से यहां पहुंचा है। सोमनाथ बूढ़े के पास जाकर बैठा था। सोमनाथ ने सहानुभूति से उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन आंखों में खंडित अवशेषों को देखकर वह सिहर उठा था। उसने बूढ़े के बिखरे सपनों को पकड़ने की कोशिश की। बूढ़ी आंखों में जवान बेटी की धुंधली तस्वीर थी, जो गांव से चलकर शहर आई थी, भविष्य की उम्मीदों को साथ लेकर। अस्पताल में भीड़ थी, लेकिन इस भीड़ में भी बूढ़ा अकेला था। उसे हौसला देने वाला कोई नहीं था। उसके साथ गांव से आए हेडमास्टर जीवन वानखेड़े, जिसने कमली को बेटी की तरह आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। उसके भविष्य को नया रूप देने की इस कोशिश में उसने खुद को ही झुलसा लिया था। उसी के कहने पर कमली गांव से शहर आई थी, मतलब अपने मास्टर जी के कहने पर कमली शहर आई थी ग्रामीण महिला प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने। गांव में हेडमास्टर का विरोध करने वालों की कमी नहीं थी। इस घटना ने हेडमास्टर को भी तोड़ दिया था। सोमनाथ के पूछने पर वह फफक पड़ा था। हे काए झाल साहेब, ये क्या हो गया साहेब? भाषा से लगता है कि ये कथा महाराष्ट्र के आसपास किसी इलाके के बुनी गई है। सोमनाथ ने उसे हिम्मत बंधाई थी। हेडमास्टर जीवन वानखेड़े के मन में ये बात बैठ गई थी, कमली की मौत का जिम्मेदार वही है, क्योंकि हेडमास्टर साहब ने ही गांव वालों की मर्जी के खिलाफ कमली को शहर भेजा था। सोमनाथ ने ग्रामीण महिला प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के अवसर पर ही देखा था कमली को। वह नया सवेरा के लिए कवर करने गया था। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में डिप्टी साहब ने विशेष रुचि दिखाई थी। जीवन वानखेड़े हेडमास्टर ने विस्तार से सोमनाथ को बताया था कमली के बारे में। कमली को गांव के स्कूल में नौकरी भी हेडमास्टर की सिफारिश पर मिल गई थी। कमली पढ़ने में तेज थी। मैट्रिक के बाद बूढ़े बाप की हैसियत नहीं थी कमली को आगे पढ़ाने की। वह तो जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले कर देने की जुगत में था। उसने बिरादरी के ही एक लड़के से बात भी कर ली थी, जो बल्लारपुर कोलरी में काम करता था। जीवन वानखेड़े ने विरोध किया था। वह चाहता था पहले कमली अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हो गई अपने पैरों पर खड़ी। हेडमास्टर का गला भर आया था। डिप्टी साहब दौरे पर गए थे स्कूल का मुआयना करने। कमली को देखकर काफी प्रभावित हुए थे। बहुत देर तक कमली से पूछताछ करते रहे। उनके कहने पर ही कमली को ग्रामीण महिला प्रशिक्षण शिविर में भेजा था। हेडमास्टर ने थके थके स्वर में बताया था। सोमनाथ नया सवेरा के कार्यालय से लौट आया था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सोमनाथ कौन है। नया सवेरा के पत्रकार हैं। वह बेहद उद्विग्न हो उठा था। पुलिस इसे आत्महत्या का केस बताने में लगी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आत्महत्या की पुष्टि की गई थी, लेकिन सोमनाथ किसी अन्य ही उधेड़बुन में लगा था। उसने कुछ सूत्र भी जोड़ लिए थे। उसकी सोच के घोड़े बेलगाम होने लगे थे। संशय और षड्यंत्र की अध बनी दीवारों पर वह तर्कों के सहारे चढ़ना चाह रहा था। कमली से उसे सहानुभूति हो चली थी। बूढ़े बाप का चेहरा, हेडमास्टर की पीड़ा उसे अंदर ही अंदर उकसा रही थी कि आगे छानबीन की जाए। ये आत्महत्या का केस नहीं है, कुछ और बात है। वह किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कमली के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्र करना चाहता था। ऐसे ढेरों प्रश्न उठ रहे थे जिसका समाधान चाहिए था। कमली ने आत्महत्या की है, ये ख्याल ही उसे गलत और गुमराह कर देने वाला लग रहा था। रेलवे लाइन के पास लाश का मिलना, वह भी महंगी साड़ी में, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी कमली ने।
ये सारे सवाल सोमनाथ के सामने खड़े थे। उद्घाटन समारोह के समय उसने डिप्टी साहब की आंखों में खास चमक देखी थी। डिप्टी साहब का ख्याल आते ही वे पल भर के लिए उसकी सोच को ब्रेक लग गया था, जैसे कोई सूत्र हाथ आ लगा था। वह सीधा डिप्टी साहब के बंगले पर पहुंचा। सोमनाथ ने कॉल बेल दबाई। कुछ पलों के अंतराल पर दरवाजा खुला। शराब की तीव्र गंध से सोमनाथ का सर भन्ना गया था। डिप्टी साहब धुत थे नशे में। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी। सोमनाथ ने कमली की मौत का समाचार देते हुए पूछा, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? मैं नया सवेरा का संपादक सोमनाथ हूं। डिप्टी साहब गुस्से से भड़क उठे। उनका चेहरा क्रोध से विद्रुप हो गया था। सोमनाथ ने उन्हें शांत करना चाहा। डिप्टी साहब, केस बलात्कार का लगता है। पुलिस मामले को रफा दफा करना चाहती है, इसीलिए आत्महत्या का केस बना रही है। उधर नागरिक कृति समिति ने आंदोलन खड़ा करने की बात की है। आपका वक्तव्य जरूरी है। डिप्टी साहब क्रुद्ध मुद्रा में चीखते हुए बोले, हु आर यू ब्लडी फूल? यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? गाली सुनकर सोमनाथ की कनपटी गर्म हो गई थी। स्वयं को संयत रखते हुए बोला, शायद आपने सुना नहीं। मैंने आपको बताया था मैं कौन हूं। मैं दैनिक नया सवेरा का संपादक हूं, सोमनाथ। इससे अधिक अपने बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता। मैं आपकी मदद लेने आया था। कमली जिसकी मौत हुई है, आपके निमंत्रण पर ही शहर आई थी। ग्रामीण महिला प्रशिक्षण शिविर के आयोजक भी आप ही हैं। डिप्टी साहब असहज होने लगे थे। उनका गला सूखने लगा था। स्वर में उत्तेजना थी। बोले, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लड़की जरूर बदचलन रही होगी। आप पुलिस स्टेशन जाइए, जो भी पूछना है वहीं जाकर पता कीजिए। उन्होंने दरवाजा भड़ाक से बंद कर लिया था। सोमनाथ अपने कार्यालय में लौट आया था। उसने सहयोगी दिवाकर रायपुरे को जरूरी निर्देश देकर वह कमली के गांव खापरी के लिए निकल पड़ा था। वहां कमली के बारे में जरूरी जानकारी मिलने की आशा थी। जब वह लौटा तो रात के 10 बजे थे। दिन भर की भागम भाग ने उसे चूर चूर कर दिया था। उसने दिन भर के अनुभवों को नया सवेरा के पृष्ठों पर उड़ेल दिया था। उसके भीतर का ज्वालामुखी जैसे फूट पड़ा था। तथ्यपरक रिपोर्ट पढ़कर शहर में खलबली मच गई थी। कई जंगली तेंदुओं के मुखौटे उतार देने की कोशिश की गई थी। जंगली तेंदुए, क्योंकि जंगल की रानी की बात हो रही है, जिसको पाने की हसरत तेंदुए रूपी मनुष्य के खाल में छिपे भेड़िए थे। घबराहट में उसने नया सवेरा में छपी खबर पढ़कर डिप्टी साहब के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। गले में जैसे कुछ फंस गया था। आंखों के सामने लाल रक्त से भरे तारे नाचने लगे थे। अखबार में छपा एक एक शब्द डिप्टी साहब के भीतर गर्म पारा उड़ेल रहा था। घबराहट में उसने एसपी और एमएलए को फोन किया। एसपी ने डिप्टी साहब को सांत्वना देते हुए सोमनाथ को सबक सिखाने का भी वादा किया। एमएलए ने डिप्टी साहब को छुट्टी पर चले जाने की सलाह दी। वे स्वयं भी आज राजधानी के लिए निकल रहे थे। मौका पाते ही फुर्र हो जाएं, कहीं आंच इनके ऊपर न गिर पड़े। डिप्टी साहब बेचैन उठे थे। उनके कानों में भीड़ का शोर गूंजने लगा था। शरीर पर कांटे हो गए थे। कमली का चेहरा, निर्जीव शरीर, आंखों में तैरने लगा था। शरीर में झंझनाहट होने लगी थी। घबराहट में माथे पर पसीने की बूंदें चमक आई थी। उसकी स्मृति में खापरी गांव घूमने लगा था, जहां गत सप्ताह वे दौरे पर गए थे। वहीं स्कूल में कमली को देखा था। देखा क्या था, कमली डिप्टी साहब के दिलो दिमाग पर छा गई थी। उनके भीतर सोया हुआ तेंदुआ जाग गया था। जितनी देर स्कूल में रहे, कमली को अपने आसपास ही उलझाए रखा, जैसे कमली को पूरी तरह आंखों में उतार लेना चाहते हूं। डिप्टी साहब शहर लौट आए थे। कमली उनकी चेतना पर छाई हुई थी। वे हर हालत में उसे पाने के लिए लालायित थे। उनके भीतर का वहशी तेंदुआ घात लगाकर बैठ गया था। शिकार को फंसाने के लिए ग्रामीण महिला प्रशिक्षण शिविर का जाल बुना गया था। एसपी साहब और क्षेत्र के उभरते लोकप्रिय नेता विधायक के सहयोग से डिप्टी साहब ने योजना को कार्यान्वित किया था। जाल काफी सोच समझकर फेंका गया था। उद्घाटन समारोह में एसपी और विधायक जी भी उपस्थित थे।
कमली को देखकर उनका भी रक्तचाप बढ़ गया था। वे जल्दी से जल्दी इस जंगली फूल की खुशबू पाना चाहते थे। रात के 10 साढ़े 10 बजे का समय था। विश्राम गृह के आसपास अंधेरा सन्नाटे बुन रहा था। कमरा नंबर 4 में डिप्टी साहब के साथ एसपी और विधायक जी बेसब्री से कमली का इंतजार कर रहे थे। विधायक जी के खास लोग कमली को बस लेकर ही आते होंगे। खास लोग कमली को लेकर आते होंगे। नोट करते चलिए सब चीजों को। जीप की आवाज सुनते ही तीनों की बाँछें खिल गई थी। कमली को बुरी तरह बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस कर लाया गया था। कमरे में लाकर उसे खोल दिया गया था। कमरे में डिप्टी साहब और एसपी को देखकर कमली सब कुछ समझ गई थी। उसके अंतस में अपमान की भट्टी सुलग उठी थी। कमली को देखते ही डिप्टी साहब बेकाबू हो गए थे। भूखे तेंदुओं की तरह वे कमली पर झपट पड़े। इस अचानक हमले से कमली हड़बड़ा गई थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। डिप्टी साहब की गिरफ्त से वह मुक्त हो गई थी। डिप्टी साहब को धक्का देकर दरवाजे की ओर भागी। डिप्टी साहब कपास के बोरे की तरह लुढ़क गए थे। दरवाजा बाहर से बंद था। असहाय सी कमली दरवाजा पीटने लगी। तब तक एसपी ने उसे दबोच लिया। कमली के भीतर जंगल जाग उठा था। जंगल जाग उठा था। उसको ऐसा लगा जैसे जंगल में वह किसी भूखे भेड़ियों के बीच आकर फंस गई है। वह जंगली जानवरों की मांद में फंस गई है। उनसे बचने के लिए संघर्ष करने लगी। शरीर के कपड़े चीथड़ों में बदल गए थे। चीथड़े घावों और खरोंचों को ढक पाने में असफल होने लगे थे। संघर्ष चरम सीमा पर था। डिप्टी साहब हांफने लगे थे। कमली ने विधायक जी को पटखनी देकर फर्श पर गिरा दिया था। छाती पर चढ़कर पंजों से विधायक जी की गर्दन दबोच ली थी। विधायक जी की आंखें साक्षात मृत्यु दर्शन कर रही थीं। वे घिघियाने लगे थे। गर्दन पर कमली की उंगलियां कसती जा रही थी। एसपी ने कमली को अलग करना चाहा पर असफल रहे। कोई राह न देखकर एसपी ने कमली की गर्दन पर बाह का घेरा डाल दिया। कमली कसमसाने लगी। विधायक जी की गर्दन पर कमली की पकड़ ढीली पड़ गई थी। एसपी ने कमली की गर्दन पूरी ताकत से मरोड़ दी। एक ही झटके में कमली का शरीर झूल गया था। निर्जीव होकर क्षण भर में कमली नहीं रह गई थी। वह एक लाश में बदल चुकी थी। कमरे में जैसे तूफान रुक गया था। सन्नाटे के बीच वे तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। विधायक जी अपनी गर्दन सहला रहे थे, जहां थोड़ी देर पहले कमली की उंगलियों ने अपनी ताकत के निशान छोड़े थे। उंगलियों के दबाव की कसक अभी जिंदा थी। डिप्टी साहब एक कोने में हारे हुए सिपाही की तरह खड़े थे। एसपी की निगाह मृतदेह को अभी तक निहार रही थी। जंगल की रानी अपराजय थी। वह मर गई थी, लेकिन उसके शरीर को जंगली भेड़िए हासिल न कर सके थे। जीते जी फोन की घंटी ने डिप्टी साहब की विचार तंत्रा को खंडित कर दिया था। एसपी साहब डिप्टी साहब को खुशखबरी दे रहे थे फोन पर। नया सवेरा का संपादक अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है। अगले दिन गांधी चौक पर एक विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए विधायक जी ने संपादक के हत्यारों को सजा दिलाने की शपथ ली थी। शहर मूक बना सब कुछ देख समझ रहा था, इसीलिए शांत था, क्योंकि समझ आ गई थी। समझ आने पर तो इंसान शांत हो ही जाता है। आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बेचैनी खत्म हो जाती है, क्योंकि सब समझ में आ जाता है। और यह कहानी छपी थी जनसत्ता में 22 नवंबर 1987 में। तो ये कहानी प्रशासनिक तंत्र पर चढ़े मुखौटों को भी उतार देती है। और इसके लिए मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि अपनी संस्थाएं, अपनी पत्रकारिता होना बेहद जरूरी है। हालांकि सोशल मीडिया पर हमारे बहुत से दलित बहुजन पत्रकार एक्टिव हैं, जो तरह तरह की खबरें हम तक पहुंचाते रहते हैं, जिन्हें हम सुनते हैं और जायजा लेते हैं स्थितियों का। लेकिन सोशल मीडिया पर कभी भी सरकार की पकड़ मजबूत हो सकती है। तब क्या होगा? अपने अखबार होने चाहिए जिसमें अपने समस्याएं, अपनी चर्चाएं हों, अपने लोगों को प्रोत्साहन मिले। तो ये थी, और इस कहानी को पढ़ने के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे
कि किस तरीके से प्रशासन काम करता है। और आज भी सुकमा के बस्तर के सुकमा जिले में 2011 में 252 आदिवासियों के घर जलाने का न्याय अभी तक नहीं हुआ है। कारण कहानी में स्पष्ट है कि क्या हुआ है। यदा कदा आज भी ये कोई बीते जमाने की घटनाएं नहीं हैं। हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ घटित हो रहा है, लेकिन हम इन्हें सिर्फ रोचक कहानियों के माध्यम से पढ़ पाते हैं। हमारे लिए ये कहानियां संवेदनात्मक कहानियां नहीं होती हैं। ये हमारे अंदर प्रश्न नहीं खड़े करती हैं। हम इन्हें सिर्फ रोचक कहानियों की तरह ही पढ़ते हैं और भूल जाते हैं कि इनमें क्या लिखा है। ये हमारे समाज को रिफ्लेक्ट करती हैं, हमारी वेदनाओं को सामने लाती हैं। इसीलिए इन पर अमल करने से ज्यादा इनको समझिए, अपने सोचने समझने के तरीके में बदलाव लाइए। यही इन कहानियों की मांग है। ये अंतिम कहानी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के घुसपैठिए कहानी संग्रह की, जो मैंने आपके सामने पढ़ी। आज के लिए इतना ही। अगली पेशकश में कुछ अगली किताब के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।